नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 हिंदी बुक का। पार्ट 7 है। चैप्टर का नाम है कलम या की तलवार। आइए पाठ से प्रश्नोत्तर करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, पाठ को ध्यान में रखते हुए बताइए कि आप कलम या तलवार किसे चुनना चाहेंगे। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, मैं कलम को चुनना चाहूँगा क्योंकि यह विचारों को जन्म देती है, समाज को जागरूक करती है और बिना हिंसा के बदलाव लाने की शक्ति रखती है। कलम के माध्यम से देश की जनता को शिक्षित किया जा सकता है, उन्हें न्याय और समानता का महत्व समझाया जा सकता है। इसके विपरीत तलवार केवल बल प्रयोग का प्रतीक है, जिससे समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जिन बदलावों को कलम ने जन्म दिया वे अधिक अस्थायी और प्रभावी रहे हैं। देखिए अब दूसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि कविता में कलम को महत्वपूर्ण बताने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा कि कविता में कलम को महत्वपूर्ण बताने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। देखिए पहला तर्क है भावना और विचारों की शक्ति। कलम से ऊंचे विचार उत्पन्न होते हैं जो समाज में क्रांति ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बुद्धि और विवेक को जगाने वाली। यह केवल दिल को नहीं बल्कि दिमागों में भी आग लगाकर जागरूकता फैलाती है। तीसरा पॉइंट है युद्ध में अधिक शक्तिशाली। युद्ध से अधिक शक्तिशाली। कलम के माध्यम से विचारों की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होती है कि पूरा राष्ट्र एकजुट होकर आगे बढ़ सकता है। चौथा पॉइंट है शांति और विकास का माध्यम। तलवार जहां विनाश का प्रतीक है, वहीं कलम निर्माण और प्रगति का साधन है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि कविता में कलम का आशय ज्ञान, विचार और क्रांति की शक्ति से है, जो समाज को जागरूक और प्रेरित करती है। वहीं तलवार का आशय शारीरिक बल और युद्ध की शक्ति से है, जो बाहरी शत्रुओं से रक्षा करती है। कवि ने कलम को श्रेष्ठ बताया है क्योंकि यह दीर्घकालिक परिवर्तन लाने में सक्षम होती है। देखिए अब हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि विचारों के चलते अंगारे का क्या भाव है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा कि विचारों के जलते अंगारे से तात्पर्य जोशीले, क्रांतिकारी और प्रभावशाली विचारों से है, जो मनुष्य के भीतर ऊर्जा और उत्साह भरते हैं तथा समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि अक्षर की तुलना चिंगारी से क्यों की गई है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है कि कविता में अक्षरों की तुलना चिंगारी से इसलिए की गई है क्योंकि जब सही शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वे समाज में चेतना और क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित कर सकते हैं। जिस प्रकार चिंगारी से आग फैलती है, उसी प्रकार विचारों से परिवर्तन की लहर उठती है। अब हम छठे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि
कैसे व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है? तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा जिस व्यक्ति के भीतर निर्भीकता, ज्ञान और सशक्त विचार होते हैं उसे तलवार की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि और तर्क से समस्याओं को हल कर सकते हैं तथा बिना हिंसा के भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम 7वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि तलवार कब बहुत जरूरी हो जाती है? तो 7वां प्रश्न का उत्तर होगा कि तलवार तब जरूरी हो जाती है जब पहला पॉइंट है देश पर बाहरी आक्रमण हो और स्वतंत्रता की रक्षा करनी हो। दूसरा पॉइंट है हिंसक और अनुयायी शक्तियां हावी हो जाए जिनका मुकाबला केवल शारीरिक बल से किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट होगा जब शांति और न्याय के सभी प्रयास असफल हो जाए तब आत्मरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए तलवार उठाना आवश्यक हो जाता है। अब हम पाठ से आगे का प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है कि कहा जाता है बुद्धिस्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। आप इस विचार को सही मानते हैं या गलत? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैं इस विचार को सही मानता हूँ, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकता है। केवल शारीरिक बल पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सही ढंग से उपयोग करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों को पराजित किया, जबकि उनके पास न तो तलवार थी और न ही सेना। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि क्या आपने कभी कमजोर प्राणी या व्यक्ति को अपने से मजबूत और को पछाड़ते हुए देखा है? पाठ के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, कई बार कमजोर दिखने वाला व्यक्ति भी अपनी चतुराई और साहस से शक्तिशाली व्यक्ति को पछाड़ सकता है। उदाहरण के लिए महाभारत में श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता से कौरवों को हराने में पांडवों की सहायता की। इसी तरह एक साधारण व्यक्ति भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और ज्ञान से बड़े बड़े शासकों को हरा सकता है। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि कई बार आपने देखा होगा कि तन में शक्ति कम होने पर भी चींटियां खुद से कई गुना बड़े जीव जंतुओं को खींच ले जाती हैं। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा कि इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन, मेहनत और निरंतर प्रयास से कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो, लेकिन यदि वह आत्मविश्वास और एकजुटता से काम करे तो किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। अब हम इसके आगे अनुमान एवं कल्पना से प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, कलम देश की बड़ी शक्ति है। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए मैं कलम हूँ शीर्षक पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मैं कलम हूँ। मैं केवल कागज पर शब्द नहीं लिखती, बल्कि विचारों को अमर कर देती हूँ। मुझसे क्रांतियाँ जन्म लेती हैं। मैं राजा महाराजाओं के इतिहास को अमर बनाती हूँ। मेरी स्याही से संविधान बनता है, प्रेम की कविताएं रची जाती हैं और समाज में जागरूकता आती है
तलवार युद्ध जीतती है पर मैं दिल और दिमाग जीतती हूँ। अब हम इसके आगे दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि यदि कलम का आविष्कार नहीं होता तो क्या होता, लिखिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि अगर कलम का आविष्कार नहीं होता तो पहला पॉइंट, ज्ञान और इतिहास का संचय कठिन होता। दूसरा पॉइंट, लोग विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट, शिक्षा और विज्ञान का विकास धीमा होता। चौथा पॉइंट, मानव सभ्यता का विकास सीमित रह जाता। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि मान लीजिए कि कलम और तलवार की आपस में भेंट होती है, दोनों के बीच वार्तालाप संवाद के रूप में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कलम बोलता है, मैं विचारों को अमर करती हूँ, तुम्हारी शक्ति तो नष्ट कर देने की है। तो इस पर तलवार कहता है कि पर जब दुश्मन आक्रमण करता है तब क्या तुम्हारे विचार की तलवार को रोक सकते हो। तो कलम इस पर बोलता है कि बिल्कुल, अगर मेरे विचार सही हो तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस पर तलवार कहता है कि लेकिन कभी कभी आत्मरक्षा के लिए मुझे उठाना जरूरी हो जाता है। इस पर कलम कहता है कि हाँ, लेकिन अगर दुनिया ने मुझे प्राथमिकता दी तो युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी। इसके आगे हम भाषा संदर्भ से प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ ज्ञात कीजिए और उनसे सार्थक वाक्य बनाइए। पहला मुहावरा होगा आग में कूदना। इसका अर्थ होता है कि समय को संकट में डालना। आग में कूदना का सार्थक वाक्य बनेगा, देश के सम्मान की रक्षा के लिए सैनिक हर परिस्थिति में आग में कूदने को तैयार रहते हैं। इसके आगे दूसरा मुहावरा होगा कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ होता है उत्कृष्ट कार्य करना। कलम तोड़ना से सार्थक वाक्य बनेगा, प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों में ऐसा कलम तोड़ा कि वे हिंदी साहित्य के महान लेखक बन गए। इसके आगे तीसरा मुहावरा है दिमाग खाना। दिमाग खाना मुहावरा का अर्थ होता है किसी को अत्यधिक परेशान करना। दिमाग खाना का सार्थक वाक्य होगा, बार बार एक ही सवाल पूछकर तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। चौथा मुहावरा है लहू सूखना। लहू सूखना का अर्थ होता है बहुत डर जाना। लहू सूखना का सार्थक वाक्य बनेगा, अंधेरे जंगल में अजीब आवाज़ें सुनकर मेरा लहू सूख गया। इसके आगे पांचवा मुहावरा है मन में ठानना, यानी दृढ़ संकल्प लेना। मन में ठानना का सार्थक वाक्य बनेगा, राहुल ने मन में ठान लिया कि वह हर हाल में परीक्षा में प्रथम आएगा। इसके आगे नेक्स्ट मुहावरा है मैदान मारना। मैदान मारना का अर्थ होता है सफलता प्राप्त करना। मैदान मारना का सार्थक वाक्य बनेगा कि कठिन परिश्रम के बाद टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में मैदान मार लिया। अब हम भाषा संदर्भ से दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि अधिक अंधकच्छ में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। इस पंक्ति में रचना एक क्रिया है जिसका प्रयोग वाक्य के बीच में ही किया गया है, जबकि सामान्य नियम यह है कि क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। परंतु कविताओं में उचित अभिव्यक्ति के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए तथा तुकबंदी के लिए कभी कभी वाक्य के बीच में भी क्रिया का प्रयोग करता है। आप भी ऐसे 2-3 वाक्य बनाइए और संभव हो तो कविता की रचना भी कीजिए। तो साधारण शब्द में प्रश्न ये करता है कि कविता में तुकबंदी और सौंदर्य बढ़ाने के लिए
कभी वाक्य के बीच में क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही वाक्य कुछ और भी है, जैसे है सूरज जब चमका हर दिशा में उजाला हुआ। उसके बाद अगला वाक्य होगा पक्षी जब चहके मन का कोना भी महका। अगला वाक्य होगा पर्वत जब गरजा नदियाँ भी थमने लगी। अब हम कविता लिखते हैं कि शब्दों में जादू भरूं गीत नया जब गाऊंगा, भाव की सरिता बहा दुनिया को समझाऊंगा। उसके बाद अगला कविता होगा अंधकार जब छाएगा ज्ञान दीप जलाऊंगा, कलम उठाकर सत्य का संदेश मैं पहुंचाऊंगा। इसके आगे कुछ करने का प्रश्न उत्तर है। देखिए, प्रश्न है कि विद्यालय के पुस्तकालय में रामधारी से दिनकर की रचनाएं ढूंढकर पढ़िए। तो रामधारी से दिनकर की रचनाएं इस प्रकार से हैं। देखिए हैं रश्मि रथी जो कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। अगला है परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये सभी रामधारी से दिनकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं लिखने के कारण रामधारी से दिनकर को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। हिंदी में राष्ट्र प्रेम से संबंधित अन्य कवियों की सूची बनाइए और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि एक साइड है कवि का नाम और दूसरी तरफ है रचना का नाम। तो मैथिली शरण गुप्त, ये सब भारत भारती। सुभद्रा कुमारी चौहान कवि हैं जिसके रचनाकार हैं झांसी की रानी। सोहन लाल द्विवेदी खादी के फूल। माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा। हरिवंश राय बच्चन अग्निपथ। इस प्रकार से कवि का नाम और रचना का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।